सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है एक नई सीरीज में जो क्लास 11 के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी ये सीरीज आएगी। एक्चुअली ये वीडियो है फाइन आर्ट से रिलेटेड, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर भी बोलते हैं। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम देखने जा रहे हैं, वीडियो का पहला पार्ट है ये। इस पहले पार्ट में हम जानेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, यानी कि चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट पहला है और 2 पार्ट आने हैं। बहुत इजी चैप्टर है। अगर जिस बच्चे ने क्लास 11 की हिस्ट्री पढ़ी होगी वो पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और अगर आप नोट्स आते हैं तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टोरी ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो ये बात फैक्ट है कि इस धरती पे इंसान कब आया, कैसे आया, कौन लेके आया, वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्रूफ। अलग अलग हिस्टोरियन, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन हमें लगभग इतना पता है कि बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन बोला जाता है। जो हमने चैप्टर में पढ़ा, हालांकि बोला तो जाता है कि एडम और ईव से शायद से शुरुआत हुई हो, आदम और हवा से शुरुआत हुई हो, है ना। मतलब बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, आबिल काबिल, कुछ ना कुछ, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि जो हमें फॉसिल्स मिला था ना, वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो मिला था, यानी कि लगभग 56 साल पहले की बात अगर मैं बोलूं तो उस टाइम पीरियड में हमें मिला था मैन लाइक क्रिएचर। और उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन, जो मतलब लगभग कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि वो रुक गया था कहीं, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसने सोचने समझने की क्षमता स्टार्ट कर दी थी, वो लगभग 1.6 मिलियन ईयर्स अगो मिला था। अब सोचिए इतनी पुरानी हिस्ट्री है। 2 स्टूडेंट जिन्होंने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि यार उस टाइम पीरियड पे लोगों ने, अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने 26,000 बीसी की बात है, क्योंकि उनको बोला जाता था कि मैच्योर वो लोग 26,000 बीसी से लेके वो लोग 1900 बीसी के टाइम पीरियड तक काफी अच्छी तरीके से वो लोग थे। 26,000 बोलो 2600 है ना। और लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन लाइक ओरिजिन, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन जैसा आज हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ह्यूमन की शुरुआत 1.6 मिलियन ईयर्स अगो में हो गई थी। पर उससे कई हजारों साल पहले, कई लाखों साल पहले हमें ह्यूमन लाइक क्रिएचर दिखा तो था, लेकिन मतलब मिला तो था, लेकिन हम ये कह नहीं सकते प्रॉपर तरीके से कि वो मतलब बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ सकता होगा। मतलब ह्यूमन ब्रेन बढ़ने में, क्योंकि हमें पता है बंदर से इंसान बने तो थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने के लिए, इसीलिए एक छोटा सा डेटा है जो आपको समझ लेना है। अब इतनी पुरानी इतिहास है, ना तो कागज है, ना तो कलम है, ना तो कुछ है, ना तो कुछ है, लेकिन फिर भी तो उस टाइम पीरियड के अंदर इंसान जब एक जगह पे पर्टिकुलरली रुक गया था, क्योंकि ऐसा कहा था ना कि 2600 बीसी के टाइम पीरियड पे इंसान कहीं रुक गया होगा। और मेसोपोटामिया का कल्चर भी हमें कहीं ना कहीं 3000 से 3600 बीसी के टाइम पीरियड का आसपास का मिलता है, एक रफली फिगर है। तो उस टाइम पीरियड पे शायद से इंसान ने कुछ ना कुछ बनाया हो, है ना, बनाया होगा, ऑफकोर्स बनाया होगा। तो इसीलिए इतने पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास इतिहासकारों ने 4 सबूत छोड़े थे। नंबर 1, हम ह्यूमन फॉसिल्स को पढ़ सकते थे। इससे ही हमने पता लगाया कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर कब था या मॉडर्न ह्यूमन लाइक क्रिएचर कब मिला होगा। दूसरा, हमें उस समय पे केव पेंटिंग मिली थी, और ये है फाइन आर्ट के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। दैट इज वाइज पहले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। दूसरा, फिर हमें स्टोन टूल्स मिले, तो सॉरी स्टोन टूल्स मतलब पत्थरों से बनाए हुए टूल्स, जो न्यूलिथिक एज आया था तो उस समय पे लोगों ने फिर क्या कहते हैं चीजें बनाई। फिर तीसरा, एक अलग अलग साइंटिस्ट का मानना है कि इस धरती पे आर्ट ऑफ क्रिएशन बाय द गॉड वो हम है। ये धरती टिकी कैसे हुई है, इंसान इस पर रह कैसे रहा है, इंसान मरने के बाद कहाँ जाएगा, वी डोंट नो। मैं अभी जिंदा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी चीजों को समझ पा रहे हैं, इतना बहुत है, इतना बहुत है। अच्छा, तो सोर्स टू अंडरस्टैंड, अभी केव पेंटिंग क्यों बनाई जाती होगी, तो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि यूरोप और अफ्रीका और इवन इंडिया के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री ये बताती है कि पेंटिंग का मतलब यही होगा कि ताकि इंसान उस टाइम पीरियड के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। मे भी शायद इसलिए होता होगा, मेन निचोड़ तो यही है। तो इसीलिए हमें सबसे पुराने फॉसिल्स मिले थे नियांडर वैली के अंदर। अगर आपको पता हो 1856 के अंदर, उस समय हमारे देश में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी वाला सीन चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर, और हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और वहाँ इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी कि इनमें ह्यूमन लाइक क्रिएचर हमने ढूंढ के दिखाया, और पहली बार ह्यूमन का स्कल हमें मिला। मिलने के बाद हमने स्टडी करी, हमने पाया कि जो आज का इंसान है उससे कई पुराने साल पहले ये इंसान देखा जा चुका होगा, और ये इंसान आज की तरह नहीं है। इसके ऊपर बहुत स्टडी हुई, फिर होमोनिड्स, होमोनाइड्स, फलाना ढिमकाना, वो आपने 11th की हिस्ट्री में सारा पढ़ लिया। मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट ये कर दीजिएगा कि नियांडर वैली थी कहाँ पे, ठीक है ना, ये मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद एक बंदे की बुक आती है, बुक आने के बाद चार्ल्स डार्विन ने बुक निकाल दी 3 साल के अंदर, और कहा कि इंसान बंदरों से इंसान बना था।
ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। इस बंदे की बुक फेमस हुई और इस बंदे के वारे न्यारे हो गए, पूरी दुनिया के अंदर इसको लोग जानने लगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, अगर ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, अगर ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, इंसान ह्यूमन लाइक क्रिएचर के बाद बना, तो असल में दोस्तों उस समय केव पेंटिंग का मेन मकसद क्या हुआ होगा? इंसान धीरे धीरे करके बनता रहा और उस टाइम पीरियड पे जब स्टोन एज हुआ होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती समय में समय को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक पिलियोलिथिक एज है, एक मेसोलिथिक एज है और एक नियोलिथिक एज है। पिलियोलिथिक एक महापाषाण काल बोला जाता है, ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं पूरा पाषाण काल, मतलब हिंदी में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसको आप क्या कहते हैं पाषाण काल बोल सकते हैं, इसको पूरा पाषाण काल बोल सकते हैं, इसको पत्थर वाला एज भी बोला जाता है और साथ में इसको महापाषाण काल बोला जाता है। इस टाइम पीरियड पे हिस्टोरियंस ने कहा कि ये वो टाइम पीरियड हो सकता है जिस समय इंसान शुरुआती समय में धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होना चालू हो रहा हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि 1.6 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं इंसान मिल गया था हमें। लेकिन दोस्तों यहाँ का टाइम पीरियड आप देख सकते हो 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के टाइम पीरियड की बात बताई जा रही है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर ग्रेजुअली चेंज हुए होंगे, तो लोअर पिलियोलिथिक एज में नहीं, अपर पिलियोलिथिक एज में हुआ होगा। मेसोलिथिक एज के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि मेसोलिथिक एज में तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर इंसान पत्थरों से घर बनाने लग गया था, एक केव्स के अंदर हटके धरती पे, मतलब वो नॉर्मली एक जगह पे आ चुका था, सेटलमेंट बन चुका था। और तीसरा नियोलिथिक एज जो बताता है, ये तो ये बताता है कि इस टाइम पीरियड पे बड़े बड़े पत्थर होते होंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड पे लोग छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे थे। एक्चुअली साइंटिस्ट ने, और सॉरी साइंटिस्ट कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने इस समय काल को बांट इसलिए दिया ताकि इंसान उसे आसानी से समझ सके। इसीलिए आपकी बुक के अंदर प्रो ऐतिहासिक काल जो बता रखा है वो बता रखा है पेलियोलिथिक एज, यानी कि उसमें पुराने पत्थरों का काल हुआ करता होगा। और इंसान आमतौर पे उस टाइम पीरियड के अंदर इसे पूरा पाषाण युग कहा करता होगा, है ना, पूरा पाषाण युग कहा करता होगा इसे। और फिर इंसानों को समझ में आया कि हाँ यार, उस टाइम पीरियड पे अगर अर्ली इंसान मिले थे तो हमें केव पेंटिंग भी तो मिली थी ना, तो इसीलिए केव पेंटिंग को बताया जाता है कि लोअर पेलियोलिथिक एज में हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला होगा ड्यूरेशन दिस टाइम पीरियड में, लेकिन शायद से हमें अगर मिला होगा कुछ ना कुछ तो हमें अपर पिलियोलिथिक एज में मिला होगा, यानी कि पूरा पाषाण काल के अंदर हमें देखने को कुछ ना कुछ तो मिला होगा जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी गई होगी। इसीलिए फर्स्ट डिस्कवरी इंडिया के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर 1867 से 68 के बीच में इन व्यक्ति के द्वारा हुई थी। आर्चीबाल्ड करके इनका नाम है। इनके द्वारा सबसे पहले इसकी स्टडी हमारे इंडिया में करी गई थी, क्योंकि हम लोग तो गुलाम थे, आपको पता होगा हम लोग गुलाम थे, हम उस समय कुछ नहीं कर सकते थे। 1867 की बात है, अभी तो 1856 के अंदर क्या कहते हैं हमारे इंडिया के अंदर लड़ाई हुई थी, और 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था, है ना। तो ये मेन था। और उसके बाद फिर आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर, बहुत सारे लोग आए थे। उन लोगों ने चीज़ों को ढूंढना चालू करा और इस व्यक्ति ने सबसे पहले पेंटिंग बताई कि इंडिया के अंदर इतनी पुरानी पेंटिंग हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। अब ये अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है, तो पेंटिंग कहाँ कहाँ बनाएंगे, किस किस टाइप की थी, क्या इसी व्यक्ति ने साथ दिया इस चीज़ को ढूंढने के लिए और कोई भी था उसे हम समझते हैं? तो ऑफकोर्स यही नहीं थे, और भी थे। और ये जितनी पेंटिंग्स हमें मिली वो या तो ह्यूमन फिगर्स में थी। पेंटिंग कहाँ पे मिली याद रखना, रॉक पेंटिंग है तो रॉक पे मिलेगी। कागज, कलम, गुलाब, ये सब था नहीं उस टाइम पीरियड पे। व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक था नहीं, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। और उस समय पे जहाँ पे अवेलेबल हो सकता था वहाँ इन लोगों ने एक्टिविटी करी। तो ह्यूमन फिगर देखने को मिला, ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिला, जियोमेट्रिक डिजाइन मिले, मतलब आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें मिली। और दूसरा फिर हमें एनिमल सिंबल्स मिले, कोई मार रहा है, कोई खा रहा है, कोई किसी टाइप के सिंबल है, कोई किसी टाइप के सिंबल है, ये बनाया उस समय पे। तो ये कहा जा सकता है कि इस टाइम पीरियड पे अगर क्या कहते हैं इंसान डेवलप हुआ होगा तो जब ही तो चीजें बना रहा होगा ना। और उस टाइम पीरियड पे इंसान ये चीजें बना रहा है तो सोचिए उसका दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो इंडिया के अंदर सिर्फ यही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने क्या कहते हैं रॉक पेंटिंग को फाइंड आउट करा। इंडिया के अंदर बहुत सारे और भी सब कॉन्टिनेंटल साइट्स को देखा गया। जरूरी नहीं था कि अर्ली ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही आके सेटल हुआ होगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अर्ली ह्यूमन की शुरुआत यूरोप और अफ्रीका से हुई थी। अफ्रीका के अंदर तो सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, इसीलिए अफ्रीका और यूरोप के दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी हमें और साइट्स मिली पुरानी पुरानी पेंटिंग्स की, जिसमें से एंडरसन है और साथ में आपका जॉन कॉकबर्न करके है, 2-3 और लोग हैं जिन्होंने इन सब चीजों के ऊपर स्टडी करी। क्योंकि ये चैप्टर हम इंडिया से रिगार्डिंग में पढ़ेंगे तो हम बाहर की चीजें तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो इसलिए हम बाहर की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब ऐसा बोला जाता है ये आपका मैप है,
इस मैप में दिख रखा है चित्रकारी वाली क्षेत्र, चित्रकारी कहाँ बनी थी, नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र। तो भाई मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा इतना डीपली हमें पढ़ना नहीं होता है, हमें बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है ताकि दिमाग में पिक्चर क्लियर होती चली जाए कि चैप्टर के अंदर मेन चीज़ें क्या है। तो ऐसा बताया जाता है कि साउथ में और साथ में नॉर्थ के हिस्सों में अलग अलग जगहों पे केव पेंटिंग यानी कि हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिली है। तो बोला जाता है कि रॉक पेंटिंग सबसे अच्छा अगर कहीं मिला है केव के अंदर, मतलब गुफाओं के अंदर, तो सिलेक्टेड इन जगहों पे हमें देखने को मिला है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा हमें इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और साथ में आपके उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में भी आपको बता रखा है कि यहाँ पे लुकियाड़िया करके एक जगह है ना, तो लखुयाड़िया, तो ये जगह है, यहाँ पे हमें देखने को मिला। माफी चाहूंगा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें लाखों केव्स मिली हमें पेंटिंग देखने को मिली थी। अब इसीलिए सभी जगहों को बहुत ढूंढ ढांड के स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ज्यादातर पेंटिंग जो हमें मिली थी वो व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर में मिली है। और रेड भी कौन सा, गेरुआ रेड है, प्योर रेड नहीं जैसे ये वाला रेड है, गेरुआ होता है ना, गेरू होता है, आपने घरों में देखा होगा, उस टाइप का रेड देखने को मिला है। और हमें इंडिया के अंदर जो भी चित्रकारी देखने को मिली वो ह्यूमन फिगर और ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए मिली, और इसीलिए हमें ज्यादातर इंसान को ही देख के मिला कि इंसानों ने भाला वाला पकड़ा हुआ चित्रों के अंदर, तो इसका मतलब वो अटैक कर रहा होगा, ये चित्र देखने को मिला। जियोमेट्रिक डिजाइन के अंदर हमें ये देखने को मिला, रेक्टेंगुलर शेप में, वेव लाइन में और ग्रुप डॉट्स में हमें देखने को कुछ चीजें मिली। एनिमल सिंबल्स में तो हमें बहुत सारे लोगों के सिंबल्स मिले, मल्टीपल चीजों के, लोमड़ी के थे और दूसरे जानवरों के थे, जो हमें भीमबेटका की गुफाओं में तो बहुत मिला। तो ये इंडिया के अंदर हमें बेसिकली 3 कलर में, ब्लैक, व्हाइट और रेड, और वो भी गेरुआ रेड, उसमें हमें ज्यादातर पेंटिंग देखने को मिली। अब इंडिया के अंदर क्योंकि हमने बताया कि इतनी सारी जगहों पे साइट्स मिल रही है, तो नॉर्थ के अंदर ये जगह है जहां पे हमें देखने को मिली थी। और पेंटिंग के अंदर हमें पेंटिंग व्हाइट में मिली, और इंडिया के अंदर कहीं हमें क्या कहते हैं रेड से लिखा हुआ मिला और उसके बैकग्राउंड में व्हाइट पोर्शन होगा, और कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ रेड में देखने को मिली पेंटिंग्स। तो ये वो टाइम पीरियड हुआ होगा क्या इस टाइम पीरियड में? नहीं, जब भी हमें पेंटिंग्स मिली हैं तो हमने यही बताया कि ये या तो पैलेयोलिथिक एज या तो मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज के बीच में ही हमें देखने को मिली होंगी। इंडिया के अंदर बोला जाता है कि अगर 3 टाइप के क्या कहते हैं टाइप की अगर हमें मिल रही है, तो ज्यादातर हमें ये देखने को मिला था कि उन सभी एनिमल सिंबल्स के अंदर बुल, एलिफेंट, उसके बाद संभर, गार्जेल्स, शीप, गॉट, हॉर्स, स्टाइलिश ह्यूमन, ये सारे लोग हमें देखने को मिले थे पेंटिंग के अंदर। अब पेंटिंग के लिए हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि इंडिया के अंदर अगर इतनी सारी पेंटिंग देखने को मिली है तो सबसे अच्छी फॉर्म में कौन सी है? तो सबसे अच्छी फॉर्म में कैमूर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हमें वहां देखने को मिली थी। दूसरा विंध्याचल रेंज है मध्य प्रदेश के अंदर, हमें वहां सबसे अच्छी पेंटिंग देखने को मिली। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करा जाए तो सबसे अच्छी पेंटिंग हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका की जगहों पे मिली। भीमबेटका असल में अगर आप देखें तो ये आपका भोपाल है, भोपाल से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे साउथ की तरफ, तो लगभग आपको क्या कहते हैं कुछ किलोमीटर चलने के बाद, कितना किलोमीटर चलने के बाद, इसमें बोलूंगा 45 किलोमीटर, ये पास में दिख रहा है लेकिन वैसे 45 किलोमीटर दूर है। 45 किलोमीटर चलने के बाद भीमबेटका के अंदर हमें इतनी सारी जगह पे पेंटिंग देखने को मिली, रॉक पेंटिंग, जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे पहले पेंटिंग ब्रिटिश ने ढूंढी, लेकिन भीमबेटका की गुफाओं को फाइंड आउट करने वाला पहला इंडियन भी था। और इंडियन कब होगा? जब ऑफकोर्स हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी मिलने के बाद एक व्यक्ति निकल के आते हैं, वीएस वकांकर करके इनका नाम है, वीएस वकांकर। इन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर रॉक पेंटिंग को ढूंढ के दिखाया, और वो भीमबेटका की जगह में काफी समय दिया इन्होंने। काफी समय देने के बाद इन्होंने बहुत सारी पहाड़, झरने, जंगल और सारी पेंटिंग को स्टडी करा, कई साल दिया, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनको स्टाइल के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से और सुपर इम्पोजिशन के हिसाब से इन्होंने बताया कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे किस टाइप की पेंटिंग होगी। तो इनके हिसाब से बोला जाता है, क्योंकि हिस्टोरियंस ने समय को 3 काल में बांटा था, और उस टाइम पे उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि पेंटिंग या तो अपर पैलेयोलिथिक एज की है, और या तो मेसोलिथिक एज की है, और या तो यहाँ पे एक और है, ताम्रपत्र युग बोला जाता है, ठीक है ना, इसको कैलोलिथिक एज बोला जाता है, ठीक है ना, कैलोलिथिक एज, ताम्रपत्र युग, जिस समय इंसान तांबे का इस्तेमाल करने लग गया था, तो उस टाइम की पेंटिंग हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे जो व्यक्ति थे, इन्होंने पेंटिंग पे किस तरीके से बताया वो हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। ये केव पेंटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और इन्होंने अपने हिसाब से इतना समय देने के बाद बताया कि किस पेंटिंग में कौन से चीजों का, कौन से कलर का इस्तेमाल होता था। और इतिहास के अंदर आज भी भीमबेटका की गुफाएं हमारे लिए रह
रहस्यमयी से भरी हुई है कि इतने टाइम पहले इंसान धरती पे आया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रॉक पेंटिंग बनाई, जो हमारे इतिहासकारों के लिए आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आया है कि शायद से पेंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई होगी। ठीक है, बाकी वीडियो को और एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।